हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कंप्लीट कर लिया है। आज इस लेक्चर से एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग को हम स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के थ्रू हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो थोड़े चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको करेंगे। जो बिल्कुल बेसिक और आसान क्वेश्चन है उनको हम इस सीरीज़ के अंदर नहीं कर रहे हैं। वो आपको डेली एक सब्जेक्ट आप जो रिवाइज़ करोगे उसमें भी कवर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर था। उसके अलावा इन सब एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया हुआ है। ये शो करने का पर्पज़ यह है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है और इस कंटेंट को पढ़ के आप भी मेरी तरह टॉप रैंक लेके आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर मेन ये 10 टॉपिक हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज रेट ऑफ द वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज वाटर कंजम्पशन कितना होता है? 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि एक इंसान के लिए पर कैपिटा पर डे के हिसाब से। IS 1172 1993 के हिसाब से हम इस वैल्यू को लेते हैं। अगर फुल फ्लशिंग सिस्टम है, यानी कि फ्लश वाला जो सिस्टम है बाथरूम में लगा हुआ है, तो 200 लीटर लेते हैं। और इकोनॉमिकल व्हीकर सेक्शन के लिए 135 लीटर पर हेड पर डे लेते हैं। और जो 135 लीटर का बैकअप है वो आपको पूरा याद होना चाहिए। जो आप अपने घर में पानी का यूज करते हैं उससे भी आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। अपने सिविल में सबसे फ़ायदे की चीज़ यही है, आपको रटना नहीं पड़ता, आप रिलेट कर सकते हो। जैसे 5 लीटर पानी आप पीते हो, कुकिंग में 5 लीटर के करीब एवरेज पानी लगता है, बाथिंग में 55 लीटर, कपड़े धोने में 20 लीटर, बर्तन धोने में 10 लीटर, हाउस वॉशिंग में 10 लीटर और फ्लशिंग वाटर क्लोजेट में 30 लीटर। ये एवरेज है। अगर कहीं आप जैसे सोचो कि कपड़े धोने में केवल 20 लीटर कैसे लगेगा, तो एक हफ्ते में आप एक बार ही तो पानी वो कपड़े धोते होगे, 1 या 2 बार। और आपके घर में मान लो 4 आदमी हैं, तो कितना हो गया? 4 × 7 × 20, यानी कि कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 7 56, 560 लीटर के करीब पानी हो गया ये कपड़े धोने के लिए। तो 20 लीटर पानी ये कपड़े धोने के लिए दिखा हुआ है, तो ये पर कैपिटा पर डे के हिसाब से है। अगर आप इसको वैसे कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब जो हम घर में यूज करते हैं उसी से ये रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेल कंस्ट्रक्टेड इन द ग्राउंड विदाउट पासिंग एनी इम्परवियस स्ट्रेटा इज कॉल्ड एज। तो एक ऐसा वेल जो हमने ग्राउंड के अंदर बनाया हुआ है विदाउट पासिंग एनी इम्परवियस स्ट्रेटा, यानी कि किसी भी ऐसी लेयर से पास नहीं हो रहा जो पानी ना दे सकती हो, तो उस टाइप के कुएं को हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं शैलो वेल। वो कौन सा वेल होता है? एक शैलो वेल। ए शैलो वेल ऑल्सो नोन एज ए डग वेल इज लेस देन 50 फीट डेप्थ। तो 50 फीट से भी कम गहरा होता है ये। और जो बेड रॉक होता है, इम्परवियस लेयर होती है, उसके ऊपर ऊपर ही होता है। ये परवियस स्ट्रेटा के अंदर होता है और अपनी जो सराउंडिंग की सोयल है वहाँ से इसको पानी की सप्लाई मिलती है। किस टाइप का होगा? जैसे ये हमारी ग्राउंड है और ये हमारी परवियस स्ट्रेटा है। परवियस यानी कि जिसके अंदर पोरोसिटी है, जिसके अंदर पानी है। ये ब्लू ब्लू आप ऐसे समझ सकते हो, ये पानी है स्ट्रेटा के अंदर। और ये कैसी है? इम्परवियस। ये इम्परवियस स्ट्रेटा ये कैसी होगी? ये पत्थर जैसी बिल्कुल, इसके क्ले टाइप की, इसमें कोई पानी नहीं है। तो शैलो वेल क्या होगा? जो केवल इस लेयर के अंदर है, ये एक शैलो वेल है। डीप वेल क्या होता है? डीप वेल थोड़ा ज़्यादा गहरा होगा और ये इम्परवियस और परवियस दोनों टाइप की स्ट्रेटा से पास होता है। इनफिल्ट्रेशन वेल क्या होता है? इट इज ए वेल दैट विल इनफिल्ट्रेट प्रेसिपिटेशन इन स्पाइट ऑफ द इम्परवियस लेयर ओवर द ग्राउंड सरफेस। दिस टेक्निक अलाउ द वाटर टू गेट इनटू द वेल विच फंक्शन एज ए टेम्परेरी स्टोरेज फैसिलिटी एज वेल एज द इनफिल्ट्रेट टू बिकम द ग्राउंड वाटर। तो जो प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का जो पानी होता है उसको ज़मीन के अंदर लेके जाने के लिए हम इनफिल्ट्रेशन वेल का यूज करते हैं। और ट्यूबवेल तो सिंपल हो गया, आपने खेतों के अंदर देखा होगा, घरों के अंदर ट्यूबवेल होता है। इसके अंदर मोटर लगी रहती है, मैकेनिकली पानी डिस्चार्ज निकालने के लिए हम ट्यूबवेल का यूज करते हैं। आर्टिशियन वेल क्या होता है? आर्टिशियन वेल ऐसा वेल होता है जिसमें हमें पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ज़मीन के अंदर पानी है वो पहले से ही प्रेशर के अंदर होता है, और जैसे ही हमने कुएं को खोदा तो पानी प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ आएगा,
तो हमें पंप की ज़रूरत नहीं होती, वो आर्टिशियन वेल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आर्टिशियन वेल की। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द वेलोसिटी ऑफ द एग्जिट वेस्ट गैसेज शुड बी ए मिनिमम ऑफ डैश ऑफ द विंड स्पीड टू प्रिवेंट द डाउन ड्रोट। डाउन ड्रोट यानी कि नीचे की तरफ आने का फिनोमिना को रोकने के लिए, जैसे कोई चिमनी है, इस चिमनी से ये गैसें निकल रही हैं, तो इनकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2.5 टाइम, मिनिमम 2.5 टाइम विंड स्पीड। जो यहाँ पे हवा चल रही है उस हवा की स्पीड से 2.5 गुना कम से कम इनकी स्पीड होनी चाहिए, ताकि जो इसके अंदर पार्टिकल है वो नीचे ज़मीन के अंदर ना गिरे। तो ये फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डिपार्टमेंट लुक आफ्टर द एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क। जो आपके घरों में पानी वगैरह आता है और ये सीवर वगैरह का काम होता है, तो उस चीज़ को कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? तो उसको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है। उसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क का डिपार्टमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और रोड है उनकी मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन को देखता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इरिगेशन के वर्क को देखेगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जो वाटर सप्लाई और सैनिटरी का काम होता है उसको कौन देखेगा? पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके अलावा स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी, सोशल वेलफेयर और सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? एक तो CPWD होता है, आप सबका फेवरेट डिपार्टमेंट। फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो नाम के अंदर ही उनकी डेफिनेशन छुपी हुई है कि ये क्या काम करते हैं। इंडियन रेलवे हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पज पर कैपिटा पर मिनट। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पीक डिस्चार्ज होता है डोमेस्टिक पर्पज के लिए, पर कैपिटा पर मिनट हम कितना लेते हैं? तो ये फैक्चुअल बेस वाला क्वेश्चन है, इसको अभी नहीं देखना आप अपने को, इसका वो अजीब सा आंसर है, कोई उसको समझने वाली चीज़ नहीं है इसमें। 16th नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम विल कलेक्ट द रेन वाटर। तो जो रेन वाटर को कलेक्ट करने वाला ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम कौन से टाइप का ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। तो दोस्तों जो रेन वाटर को कलेक्ट करता है उसको हम प्राइमरी ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। ड्रेनेज सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? जो मेन ड्रेन होते हैं, जो सबसे मेन वाला होता है, जो सबसे बड़े वाला होगा और पूरी सिटी को सर्व करेगा, उसको हम प्राइमरी ड्रेन कहेंगे। दे ऑफन फॉलो द लाइन ऑफ नेचुरल ड्रेन, दे आर लार्ज ड्रेनेज कैनाल, स्ट्रीम और रिवर इनटू विच सेकेंडरी ड्रेन डिस्चार्ज। तो जो सेकेंडरी ड्रेन का जो पानी होता है वो प्राइमरी ड्रेन के अंदर आके गिरता है और ये सबसे बड़े होते हैं। ये नॉर्मली जो नेचुरल ड्रेन है उसको फॉलो करते हैं। सेकेंडरी क्या होता है? जो स्मॉल वाले ड्रेन होते हैं उनका जो पानी सेकेंडरी ड्रेन में आएगा। और टर्शियरी ड्रेन क्या होते हैं? दीज आर द ड्रेन विच कलेक्ट एंड डिलीवर ड्रेनेज वाटर टू वन और मोर आउटफॉल पॉइंट टू द सेकेंडरी ड्रेन। तो जो सबसे छोटे वाले ड्रेन होते हैं वो टर्शियरी ड्रेन होते हैं। और जो रेन वाटर, बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर गिर रहा है, वो फाइनल में किसके अंदर जाएगा? वो प्राइमरी ड्रेन के अंदर ही जाएगा। तो टर्शियरी ड्रेन कौन से? ये छोटे छोटे ड्रेन हैं, 2 या 3 टर्शियरी ड्रेन एक सेकेंडरी ड्रेन को बनाएंगे और ये सेकेंडरी ड्रेन किसके अंदर जाके गिरेंगे? प्राइमरी ड्रेन के अंदर। ट्रिबिडिटी मीटर का एक क्वेश्चन है, ए ट्रिबिडी मीटर यूजिंग ब्लू कोबाल्ट प्लेट इज। तो एक ऐसा ट्रिबिडी मीटर जो ब्लू कोबाल्ट प्लेट को यूज करता है वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों बेलिस ट्रिबिडिटी मीटर। अब जैसे बुक में इसका आंसर ए दिया हुआ है, तो जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो, आपको अच्छे से पता भाई जैक्सन ट्रिबिडिटी मीटर क्या होता है। उसके अंदर तो एक मोमबत्ती सी जलती है, तो उसमें ब्लू कोबाल्ट कहाँ से आ गया? तो ये क्वेश्चन आपने तुरंत गूगल सर्च कर लिया, आपको इसका सही आंसर मिल गया। तो आपको ऐसे करना है। और वैसे भी अगर आप इसका अंदर का सॉल्यूशन पढ़ेंगे बुक के अंदर भी, तो उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया हुआ कि बेलिस ट्रिबिडिटी मीटर इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसके अंदर एक ब्लू कोबाल्ट प्लेट लगी होती है, ये आप इसका वो देख सकते हो बेलिस ट्रिबिडिटी मीटर का। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है 250 वाट का, उससे लाइट निकलेगी। और ये आपका स्पेसिमन है,
ये आपका स्पेसिमन है। इस ट्यूब के अंदर जो आपका पानी वगैरह है वो रखा हुआ है। तो और नीचे इसके ब्लू कोबाल्ट की एक ग्लास प्लेट होती है और एक गैल्वनाइज आयरन का ब्लैक कलर का बॉक्स होता है। ये आपके पेपर में आ सकता है, कौन से कलर का बॉक्स होता है, ब्लैक कलर का। अंदर से आपने ब्लैक कलर इसको पेंट कर रखा है। बेल इसकी आप प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ द क्लोज गैल्वनाइज आयरन बॉक्स। गैल्वनाइज आयरन का बना हुआ बॉक्स होता है जिसके अंदर 2 ग्लास ट्यूब वर्टिकली साइड बाय साइड हम रखते हैं। 250 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब होता है और जो ग्लास की 2 हमने ट्यूब लगाई हैं वे ब्लू कोबाल्ट के साथ सराउंडिंग होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिख रही हैं। जो ये 2 ट्यूब लगाई हैं, जो ये नीचे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ब्लू कोबाल्ट ग्लास प्लेट है ये। और इनके अंदर क्या होती है, ये 2 ट्यूब है ना, एक तो आपकी स्टैंडर्ड ट्यूब रहेगी, आपको पता है इसकी ट्रिब्यूडिटी 10 है। ये आपका सैंपल, इसकी आपको पता नहीं कितनी है। तो जब लाइट पास करवाएंगे तो जब इन दोनों की लाइटें बिल्कुल सेम हो जाएगी, सेम कलर के दिखेंगे, और एक का आपको पता होगा, एक आपका स्टैंडर्ड है, एक आपका सैंपल है, तो आप बता पाओगे कितनी ट्रिब्यूडिटी है। उसके अलावा जैक्सन ट्रिब्यूडिटी मीटर, ये 25 ppm से अगर ज़्यादा की ट्रिब्यूडिटी है इसको हम केवल तभी यूज करेंगे। और इसके अंदर नीचे एक मोमबत्ती जलाते हैं और आग से देखेंगे तो हम पानी को जब तक ऐड करते जाते हैं जब तक ये मोमबत्ती हमें दिखनी बंद नहीं हो जाती। उसके अलावा एक नेप्थैलोमीटर भी यूज करते हैं। नेप्थैलोमीटर क्या होता है, ए टेक्निक टू मेजर द लेवल ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट बीम। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। जो लाइट की स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी होती है उसको हम यूज करते हैं नेप्थैलोमीटर में। नेप्थैलोमीटर को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, एनटीयू में, नेप्थैलोमीटर ट्रिब्यूडिटी यूनिट। और ये किसके प्रिंसिपल पे, स्कैटरिंग प्रिंसिपल के ऊपर है। क्योंकि जो पानी का आपका सैंपल है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, मिट्टी के होंगे या किसी भी और इम्प्योरिटी के, तो लाइट स्कैटर कर जाएगी और उस स्कैटरिंग को ही मेजर करते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपको बता देगा कितनी ट्रिब्यूडिटी है। और ट्रिब्यूडिटी को आप कभी कभी किसके अंदर भी मेजर करते हो, एफटीयू के अंदर भी मेजर करते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफ का क्या मतलब होता है, फॉर्मेजिन, फॉर्मेजिन ट्रिब्यूडिटी यूनिट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, फॉर्मेजिन ट्रिब्यूडिटी यूनिट। उसके अलावा ट्रिब्यूडिटी रोड का भी हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर प्लेटिनम नीडल लगी होती है, उसको हम सैंपल के अंदर डेप्थ इंसर्ट करके देखते हैं। अगर जितनी ज़्यादा डेप्थ तक हमारी ये जो रोड है वो चली जाएगी उतनी कम ट्रिब्यूडिटी होती है। एज डेप्थ ऑफ इंसर्शन इंक्रीज रीडिंग विल बी डिक्रीज। जैसे ये बाल्टी में पानी है और आपने इसको पूरा डुबो दिया रोड को, तो इसका मतलब क्या है, और आपको फिर भी ये नीचे की प्लेटिनम वो दिख रही है, तो पानी बिल्कुल साफ है, उस चीज़ का यही मतलब हुआ ना। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में लिखी हुई है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। पोटेशियम थायोसाइनेट इज यूज टू कलर बोथ द वाटर सैंपल एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो दोस्तों पोटेशियम थायोसाइनेट का हम यूज किस लिए करते हैं, आयरन की प्रेजेंस को बताने के लिए। और ये आयरन की प्रेजेंस को कैसे बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आयरन है वो थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करेगा और रेड कलर के कॉम्प्लेक्स आयन देगा। जो आयरन है थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करेगा और रेड कलर के कॉम्प्लेक्स आयन निकलेंगे जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर रिमेन रहेंगे। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगी, आयरन की प्रेजेंस पता चल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगली बार ये रेड कलर वाला क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन, एट लो पीएच द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर फॉर क्लोरिनेशन इज। तो जब पीएच की वैल्यू कम होगी तब हमें क्लोरिनेशन के लिए जो कॉन्टैक्ट पीरियड होता है वो कितना रखना पड़ेगा, तो दोस्तों वो हमें कम रखना पड़ेगा। तो इस जो ये क्वेश्चन है ये समझ के आप सारे कर दोगे, आसान क्वेश्चन है अगर आपने क्लोरिनेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों जब हम क्लोरीन को ऐड करते हैं पानी के अंदर तो क्लोरीन रिएक्ट करती है, लेकिन अगर पीएच 5 से कम होगा तो क्लोरीन रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर पीएच 5 से ज़्यादा होगा तो HOCl फॉर्म होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड भी बोलते हैं। विच हैव एन इमीडिएट एंड डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन द मोस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो इम्प्योरिटी है, खराबी हैं, उन सबको ये तुरंत मार देगा। लेकिन अगर pH 8 से ज़्यादा होगा तो ये क्या बनाएगा, हाइपोक्लोराइट आयन बनाएगा।
तो 3 टाइप के क्लोरीन होते हैं, मोलिकुलर क्लोरीन यानी कि Cl2, हाइपोक्लोरस HOCl एंड हाइपोक्लोराइड यानी कि OCl। और इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा होता है? हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। और आपको अच्छे से पता है HOCl कब बनेगा? जब आपका pH 5 से लेकर 7 के बीच में होगा, तब HOCl सबसे ज़्यादा बनेगा। अगर pH 8 से ज़्यादा होगा तो हाइपोक्लोरस एसिड डिजोल्व हो जाएगा हाइपोक्लोराइट आयन के अंदर, और pH वैल्यू लेस देन 7 पे होगी, HOCl रहेगा। वही चीज़ इसमें बताई हुई है। तो जब pH कम रहेगा, जब आपका pH कम है तो क्या बनेगा इसके अंदर? जब pH कम है तो HOCl बनेगा। और HOCl क्या है? सबसे बढ़िया है इम्प्योरिटी को मारने के लिए। तो सबसे बढ़िया यानी कि सबसे खतरनाक चीज़ बन रही है, तो हमें कम टाइम में ही प्योर हो जाएगा सैंपल। तो वही चीज़ हमसे क्वेश्चन में बुझी हुई है। उसके अलावा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में कितनी क्लोरीन होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो 30 to 35% ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होती है। ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। उसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कोई भी एसिड वगैरह है या बेस है तो पानी के अंदर वो डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे कि HCl है तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो जैसे कि pH हम पढ़ते हैं, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाई बाई जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? 10⁻⁻14 की। 11th 12th में तो हम इस चीज़ को बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आप हो सकता है इस चीज़ को भूल गए हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई OH की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। पेपर में आपको इनमें से कोई एक चीज़ दे देगा और आपको दूसरी चीज़ बताने के लिए कह देगा, तो वो चीज़ आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो। 10th नंबर क्वेश्चन। तो आर्सेनिक की जो परमिसिबल लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर में वो कितनी होगी? तो दोस्तों जो आर्सेनिक की परमिसिबल लिमिट है वो 0.01 ppm है। ये जो परमिसिबल लिमिट है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ये IS कोड 10262, ये 262 नहीं, ये 10500 IS 10500। तो जो इस IS कोड के अंदर जो परमिसिबल लिमिट वगैरह हैं उनकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो वो उसके अंदर जो मेन सब्सटेंस है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे क्लोरीन है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, आर्सेनिक है, मरकरी है। तो टिप्स पे याद होने चाहिए आपको। 11th नंबर क्वेश्चन। द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज। तो पानी के अंदर जैसे आपका पानी, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल है, लाइट जब आएगी तो इस पार्टिकल से टकरा के स्कैटर हो जाएगी। तो जो स्कैटरिंग का फिनोमिना है उसको हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, या उसको किस और नाम से भी जानते हैं हम? तो दोस्तों उसको हम ट्रिबिडिटी के नाम से जानते हैं, ट्रिबिडिटी। 22 नंबर क्वेश्चन। इन ग्राउंड वाटर द मडी और क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ द क्ले और अदर सच पार्टिकल दैट प्रेजेंस हिंडर द पाथ ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय। तो ये फिर से हम वहीं उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। कोई पानी के अंदर जो पार्टिकल वगैरह हैं जो लाइट के रास्ते को रुकावट बनते हैं, स्कैटर वगैरह कर देते हैं, तो उसको हम किस चीज़ से मेजर करते हैं? उसको हम ट्रिबिडिटी के नाम से जानते हैं। और ट्रिबिडिटी को हम मेजर करेंगे जैक्सन ट्रिबिडिटी मीटर से। उसके अलावा दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर नेसेलर ट्यूब का नाम आया हुआ है, जो इसके ऑप्शन है। तो ऑप्शन के अंदर इसने नेसेलर ट्यूब लिखा हुआ है, तो अगले पेपर में आपसे नेसेलर ट्यूब के बारे में ये पूछ भी सकता है। तो नेसेलर ट्यूब इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कलर इन दी वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर का कलर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेसेलर ट्यूब का यूज करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेसेलर ट्यूब, वेस्ट वाटर के कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन। What type of odor characteristic is not used for classifying the odor of a given water sample as per IS 3025? तो IS 3025 के हिसाब से जो ओडोर होती है, ओडोर यानी कि स्मेल, उसकी महक हो गई, सुगंध हो गई, उसको करेक्ट बताने के लिए, मतलब किस टाइप में उसको क्लासीफाई नहीं किया हुआ,
तो दोस्तों क्वेश्चन ये IS कोड का है। वैसे तो हम इस IS कोड को नहीं पढ़ते, लेकिन हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करके, या किसी की इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग है तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकता था। कैसे करता हो? ऑप्शन देखिए, स्मेल की बात हो रही है तो स्मेल कैसी हो सकती है? डिग्री ऑफ स्वीटनेस, मीठी मीठी स्मेल हो गई, जैसे कि चीनी की स्मेल हो गई, चाशनी की स्मेल हो गई, जलेबी की स्मेल हो गई, तो स्वीटनेस वाली स्मेल। एक होती है डिग्री ऑफ पंजेंसी, ये पंजेंसी किस टाइप की स्मेल हो गई, जैसे अमोनिया की स्मेल हो गई या फिर सड़े हुए अंडे वाली स्मेल हो गई, तो पंजेंट टाइप की तीखी तीखी सी थोड़ी सी जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल होती है। डिग्री ऑफ स्मोकीनेस, तो स्मोकीनेस ये भी एक टाइप की स्मेल की बात है, यानी कि धुएं वाली जो स्मेल है, जलने वाली जो स्मेल है, तो वो होगी डिग्री ऑफ स्मोकीनेस। एक आ गई डिग्री ऑफ ट्रिबिडिटी। तो ट्रिबिडिटी तो क्या होती है, हमने ऊपर भी डेफिनेशन पढ़ी, जो लाइट के रास्ते में रुकावट बनती है, जो पार्टिकल स्कैटर हो जाती है या लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिबिडिटी। तो इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन उसके स्मेल से रिलेटेड थे। और चौथा ऑप्शन, ये तो तीन टाइप की स्मेल हो गई, स्वीटनेस, पंजेंट, स्मोकीनेस, और चौथी कौन सी होती है? रोटननेस। रोटननेस यानी कि सड़ी हुई स्मेल। क्वेश्चन नंबर 3, द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए परमानेंट लेदर विद ए वाटर सैंपल ऑफ द नॉन वॉल्यूम विद ए कॉन्स्टेंट शेकिंग डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस इन। तो टोटल हार्डनेस डिटरमाइन करने का इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसका यूज करते हैं? स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन का, यानी कि साबुन के सॉल्यूशन के थ्रू हम लेदर की फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं, लेदर यानी कि जाग बनाने की। और इस प्रोसेस से हम क्या बताते हैं? टोटल हार्डनेस बताते हैं। यानी कि कितने जाग की हमें ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि एक टाइप के पानी में तो आपने 10 ग्राम साबुन से ही जाग बन गई, और एक हार्ड पानी है तो उसके अंदर आपका 50 ग्राम साबुन लग गया तब उसके अंदर जाग बने। तो जो 50 ग्राम साबुन को ले रहा है जाग बनाने के लिए, यानी कि लेदर फॉर्मेशन करने के लिए, तो वो क्या है? हार्ड वाटर है। तो ऐसा कौन सा मेथड होता है? तो दोस्तों वो होता है डॉक्टर क्लार्क प्रोसेस। जैसे बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, बी नंबर, लेकिन एक्चुअल क्या है? डॉक्टर क्लार्क प्रोसेस। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ पढ़ना है, और सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है इसका। टोटल हार्डनेस निकालने के जो मेथड हैं वे कौन कौन से होते हैं? क्लार्क मेथड होता है। इस क्लार्क मेथड के अंदर क्या यूज करते हैं? इन दिस मेथड हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस रिएक्ट विद द सोप एंड फॉर्म इनसोल्युबल कंपाउंड बिफोर लेदर इज प्रोड्यूस। तो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो होते हैं, यानी कि पानी वगैरह, हार्ड वाटर वगैरह हो गया, वो सोप के साथ रिएक्ट करेगा और इनसोल्युबल कंपाउंड बनाएगा जाग बनाने से पहले, लेदर यानी कि जो जाग वगैरह होते हैं। ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए लेदर का मतलब आप यही मान के चलो जो जाग वगैरह होते हैं। Total hardness is found by determining the standard soap solution required to obtain a permanent leather with the water sample of known volume with constant shaking. This method has become obsolete. जो आजकल इस मेथड को हम यूज नहीं करते। उसके अलावा एक होता है हैनर मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है? टेम्परेरी हार्डनेस को हम बताते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टाइट्रेट करके, और परमानेंट हार्डनेस बताने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को यूज करते हैं। उसके अलावा दोस्तों वर्सेनेट मेथड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वर्सेनेट मेथड। ये आपके नोट्स के अंदर भी होगा, आपने इसको पढ़ा भी होगा। क्या करते हैं हम? हार्डनेस इज डिटरमाइन बाय टेट्रा एसीटेट अगेंस्ट डाई एथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट EDTA। EDTA सॉल्यूशन होता है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, और इंडिकेटर क्या लेते हैं? एरोक्रोम ब्लैक टी। और इसका कलर क्या होता है? शुरू में रेड कलर होता है और बाद में कैसा कलर हो जाएगा? बाद में ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये वर्सेनेट सॉल्यूशन वाला हो गया, तो ये तो आप पढ़ते ही हो। इसको हम वर्सेनेट सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो EDTA वगैरह है इसको हम वर्सेनेट भी बोलते हैं। एक्सेसिव हार्डनेस ऑब्जेक्शनेबल क्यों होती है? हार्डनेस के क्या क्या नुकसान होते हैं? तो दोस्तों ग्रेट डील ऑफ सोप इज रिक्वायर फॉर वॉशिंग दी क्लोथ। अगर पानी हार्ड होगा तो हमें बहुत ज़्यादा साबुन की ज़रूरत पड़ेगी कपड़ों को धोने के लिए, उसके अंदर जाग नहीं बनेंगे और उसके बिना कपड़े अच्छे से नहीं धुलेंगे।
स्केल फॉर्म हो जाता है बॉयलर्स के अंदर। स्केल यानी कि एक पपड़ी होती है। अगर आपके पास बॉयलर होगा, पानी वगैरह उबालने के लिए आप यूज़ करते होगे, तो उसके नीचे जैसे आपने देखा होगा वो नमक जैसी एक पपड़ी सी जम जाती है। तो बड़े बड़े जो बॉयलर होते हैं उनमें बड़ी समस्याएं आती हैं, तो स्केल फॉर्म हो जाता है उनमें। करोजन हो सकता है और इनक्रस्टेशन हो सकता है पाइपों का। करोजन तो हो गया जंग खाना, और इनक्रस्टेशन जंग खाने का अपोजिट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इन ए सेडिमेंटेशन टैंक, तो एक जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उनमें से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? डेप्थ इंपॉर्टेंट होती है, उसकी वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होती है, या सरफेस एरिया मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो दोस्तों सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर सरफेस एरिया इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस देन दी कैपेसिटी। जो उसका एरिया है वो उसकी वॉल्यूम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है? तो वो आप देख सकते हो, सेडिमेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर साफ पानी बच जाता है, तो उसको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। फॉर ए गिवन डिस्चार्ज with increase in the surface area result in the increase in efficiency of the sedimentation tank। अगर सरफेस एरिया हम सेडिमेंटेशन टैंक का बढ़ा देंगे तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया की वजह से क्या होगी? सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो सेटलिंग वेलोसिटी है डिवाइड बाय ओवरफ्लो रेट। और जो ये v है ये किसके बराबर होता है? v होता है क्यू डिवाइड बाय एरिया। तो एफिशिएंसी का क्या बन जाएगा? vs डिवाइड बाय क्यू इनटू एरिया। तो आप खुद देख सकते हो, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। v नोट क्या है? इसकी सेटलिंग वेलोसिटी। थ्योरेटिकली डेप्थ डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी। थ्योरेटिकली जो डेप्थ है एफिशिएंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो उसका एरिया है, एरिया बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। और एफिशिएंसी का जो ये फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, प्री के अंदर या फिर मेंस के अंदर इससे 100% एक क्वेश्चन आने के चांस है। जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो आप स्टोक्स लॉ के हिसाब से निकालते हो, गामा सॉलिड माइनस गामा डब्ल्यू टी स्क्वायर बाई 18 म्यू। तो इसके बहुत फॉर्मूले हैं, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, g-1 डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, या इसको ऐसे जो इन्होंने दिया हुआ है ऐसे याद कर लो। तो सारी एक ही चीज़ है, जो भी आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है इसका वो सारे ठीक हैं, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, इफ द pH ऑफ वाटर इज मोर देन 8.5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरामीन्स विल बी फॉर्म। अगर pH 8.5 से ज़्यादा होगा तो कौन सा क्लोरामीन्स फॉर्म होता है? तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है, जो हमने क्लोरीन वाला क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, तो लगभग उसी से रिलेटेड ये भी है। अगर pH 5 से लेकर 7-8 के करीब होता है तो डाइक्लोरामीन्स फॉर्म होता है, लेकिन अगर 8.5 से ज़्यादा का pH होगा तो मोनोक्लोरामीन्स फॉर्म होंगे, ओनली मोनोक्लोरामीन्स। ये तो क्लोरीन वाला हो गया, जो हमने ऊपर इसका सॉल्यूशन भी देखा था कि 5 से लेकर 7 तक अगर क्लोरीन होगा तो HOCl फॉर्म होएगा, जो कि बहुत बढ़िया होता है। 5 से कम होगा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, और 8 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? OCl बन जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी तरीके से अगर अमोनिया होगी पानी के अंदर 5 से 7 के बीच में है तो NHCl2, 5 से 7 के बीच में है तो NHCl2 डाइक्लोरामीन्स बनेगी। अगर 8 से ऊपर है तो NH2Cl, यानी कि एक क्लोरीन है ना, NH2Cl केवल एक क्लोरीन तो मोनोक्लोरामीन्स। NHCl2 2 क्लोरीन तो डाइक्लोरामीन्स। और pH आपको याद रखना 5 से 7 तक होगा तो NHCl2, और NHCl2 ही बढ़िया होता है। ये लाइन भी आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल क्लोरीन ट्रीटमेंट के अंदर pH स्लाइटली लेस देन 7 होता है, और उसके अंदर डाइक्लोरामीन्स ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, फ्री सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो फ्री सेटलिंग ऑफ पार्टिकल होती है सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसको हम डिस्क्रीट सेटलिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसके नाम के अंदर भी है डिस्क्रीट, यानी कि
एक वो केवल एक पार्टिकल सेटल होना या फिर अकेला सेटल होना, और वही चीज़ फ्री सेटलिंग यानी कि फ्री बिल्कुल आज़ाद तरीके से सेटल हो रहा है यानी कि डिस्क्रीट सेटलिंग। कितने टाइप की सेटिंग होती हैं? सेडिमेंटेशन टैंक में 4 टाइप की सेटिंग होती हैं: डिस्क्रीट, जोन सेटलिंग, कंप्रेशन सेटलिंग एंड हिंडर्ड सेटलिंग। सबसे पहले कौन सी आएगी? डिस्क्रीट, पार्टिकल एकदम आज़ाद है, वो एक दूसरे कोई पार्टिकल उसके साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा। फिर आती है फ्लोकुलेंट सेटलिंग, पार्टिकल का साइज़ हल्का हल्का बड़ा हो जाता है क्योंकि हमने उसमें कुछ केमिकल वगैरह डाल दिए हैं। थर्ड आती है हिंडर्ड या जोन सेटलिंग। हिंडर्ड या जोन के अंदर क्या होता है, ये पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी पास पास आ जाते हैं। डिस्क्रीट में तो क्या था, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है। फ्लोकुलेंट में वे 3-4 पार्टिकल ऐसे इकट्ठे हो गए। और हिंडर्ड या जोन सेटलिंग के अंदर क्या है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके अंदर तो क्या है, ये इकट्ठे पार्टिकल ऐसे बहुत दूर दूर थे फ्लोकुलेंट के अंदर, लेकिन हिंडर्ड के अंदर क्या हुआ, हिंडर्ड के अंदर ये जो पार्टिकल हैं ये ऐसे बिल्कुल पास पास रहेंगे सारे। और कंप्रेशन सेटलिंग के अंदर क्या होता है, उसमें तो बिल्कुल ही एक दूसरे के पास हो जाते हैं और ज़्यादा मूवमेंट इनकी नहीं हो सकती। अगर आपको और ज़्यादा पार्टिकल अगर मूव होता है तो इनके अंदर का जो पानी है वो सारा पानी बाहर निकलेगा, बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा, तब जाके ये कंप्रेशन सेटलिंग होती है। तो डिस्क्रीट तो बिल्कुल सिंपल है और इसके अंदर स्टोक्स या ट्रांजिशन लो लग सकता है क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। फ्लोकुलेंट के अंदर क्या है, पार्टिकल का साइज बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे आ जाते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन उनकी कम ही रहेगी। 1000 मिलीग्राम पर लीटर से 1000 मिलीग्राम पर लीटर से कंसंट्रेशन कम ही रहेगी। हिंडर्ड या जोन सेटलिंग में क्या है, 1000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा की कंसंट्रेशन हो जाएगी। When concentration of the flocculant particle is in intermediate range, they are close enough together so that their velocity field overlap causing the hindered settling। यानी कि उनके जो वेलोसिटी के फील्ड हैं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, अब एक दूसरे के काफ़ी पास में आ जाएंगे और सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होएगी। एक साथ जैसे कि पानी में आपने पत्थर डाल दिया तो क्या होगा, पत्थर नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। तो वही चीज़ ये कह रहा है, ये पार्टिकल नीचे आएंगे और पानी को ऊपर की तरफ धकेल देंगे। पार्टिकल मेंटेन द रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड द वोल मास ऑफ पार्टिकल सेटल एज ए यूनिट और जोन। तो एक दूसरे की अपनी रिलेटिव पोजीशन ये मेंटेन रख के चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, पेपर में आपके 100% आएंगे। और ये किसके अंदर होती है, दिस इज अप्लीकेबल टू द कंसंट्रेटेड सस्पेंशन एज ऑब्टेन इन दिस सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक फॉलोइंग द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर इस टाइप की सेटलिंग हमको देखने को मिलती है। और जोन की कंसंट्रेशन है ऊपर से नीचे तक इंक्रीज होती जाती है। तो वह तो बेसिक वाली चीज़ हमें भी समझ में आ रही कि ऊपर कंसंट्रेशन कम होगी, नीचे काफ़ी कंसंट्रेशन मिलेगी। फिर आती है कंप्रेशन सेटलिंग। कंप्रेशन में क्या होता है, जोन की कंसंट्रेशन है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वे फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो नीचे वाली लेयर होती हैं उनके ऊपर वाली लेयर्स का वजन यानी कि बोझ लग रहा होता है, फोर्स लगता है, और उनके अंदर का जो पानी होता है वो सारा पानी निकल जाता है, बिल्कुल कंप्रेस कर देते हैं हम उनको। ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द वोल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल एंड इज accompanied by the squeezing out of the water from the pores between the solid particle, this settling phenomena occur at the bottom of the deep sludge। तो डीप स्लज के बॉटम में बिल्कुल हमको ये देखने को मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चन, ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज ए फ्लो रेट ऑफ 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि क्या दिया हुआ है 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड। सेटलिंग बेसिन एट द प्लांट हैज इफेक्टिव सेटिंग वॉल्यूम डायमेंशन ऑफ लेंथ 20 मीटर, डेप्थ 3 मीटर एंड विड्थ 6 मीटर। तो सेटलिंग टैंक की हमें लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ दे दी। परसेंटेज ऑफ पार्टिकल हैविंग ए सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 0.004 मीटर पर सेकंड इज रिमूव्ड। तो एफिशिएंसी हमसे पूछी हुई है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर भी बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ काम आएगा। जो क्या वो दिया हुआ है, फ्लो रेट है आपकी 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो दोस्तों जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है वी नोट, उसको आप कैसे निकालोगे, क्या डिवाइड बाय जो एरिया है, एरिया यानी कि बी इंटू एल, यानी कि टॉप ऊपर से देख रहे हैं हम वो वाला एरिया, इसको हम सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो इसका क्या हुआ है 0.6, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
बी और एल भी दी हुई है 20 मीटर इंटू 6 मीटर। तो सरफेस ओवरफ्लो रेट कितनी आ गई 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है। अगर आप इसको चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। अगर आपको ये जी और डी और म्यू की वैल्यू दे रखी होती है, अगर मुश्किल बनाना होता तो मेंस के अंदर ऐसे दे सकता है। इसमें अंदर सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इसने डायरेक्ट दे दी। और परसेंटेज रिमूवल क्या होती है, जो इसकी एफिशिएंसी हो कह लो उसको, या परसेंटेज रिमूवल, वो किसके बराबर होगा, सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइड बाय ओवरफ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लो अगर आपको नहीं पता था पहले से, तो पेपर में 100% आएगा। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एडिंग केमिकल्स, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ एडिंग केमिकल्स टू इंड्यूस द एग्रीगेशन एंड सेटलिंग ऑफ द फाइन डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर कोलाइडल सब्सटेंस इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम कुछ केमिकल वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं और अपने वजन के कारण नीचे सेटल हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ डाल देंगे, एलम हो गया, कोपरास हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम डालते हैं। फ्लोगुलेंट हो गए, कोगुलेंट हो गए, दैट इम्प्रूव द सेटलिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्लैरिफिकेशन। नया टर्म है, आपको ना पता हो तो इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूँ। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट दी। तो परमानेंट हार्डनेस को आप किस किस मेथड से आप रिमूव कर सकते हो, जियोलाइट मेथड से, लाइम सोडा से एंड डी आयनाइजेशन। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के ये 3 मेथड हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, लाइम सोडा, जियोलाइट एंड डी आयनाइजेशन। जो बॉइलिंग वाला है वो किसके लिए होता है, ये होता है टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। फिर एक पीएच वाला क्वेश्चन दोबारा से आ गया, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ पीएच कंट्रोल ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन। पीएच कंट्रोल का मेन रीजन क्या होता है, टू एंश्योर दैट द पावरफुल रेजिडुअल हाइपोक्लोरस एसिड इज फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो कितनी बार आया हुआ ही, HOCl फॉर्म होगा कब, अगर आपकी 5 से 7 तक पीएच है, पीएच आपकी 5 to 7 है। तो और पीएच को कंट्रोल करने हम क्यों करते हैं, ताकि HOCl फॉर्म हो। HOCl सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, सबसे खतरनाक होता है और सारे कीटाणुओं को मार देगा ये। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने किए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। आई होप आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी रिवीजन हुई होगी अगर आपको पहले से ही आते हैं, अगर आपको नहीं आते थे तो आपको सीखने को मिला होगा। ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, हमने जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी जो रिवीजन है उससे ही आपके कवर हो जाएंगे, उनको अलग से करवाने की ऐसी ज़रूरत है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।